नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास रचने के पथ पर अग्रसर हैं। वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर देश की कमान संभालने जा रहे हैं। संविधान भवन के सेंट्रल हॉल में उन्हें एनडीए का नेता चुन लिया गया। उनके शपथ ग्रहण का टाइम भी तय हो गया है। वो रविवार शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन इस मुकाम को हासिल करना आसान नहीं था। पूरा विपक्ष एकजुट होकर नरेंद्र मोदी की घेराबंदी में जुटा था। लेकिन चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 प्रण ने पूरा नजारा बदल दिया। ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। बचपन में चाय बेचने वाला एक शख्स अगर किसी देश का तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनता है तो ये उस संविधान की वजह से है जिससे दुनिया का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र चलता है। लेकिन भारत का ये संविधान ही इस चुनाव में विमर्श का एक बड़ा मुद्दा बना रहा। गठबंधन वालों से संविधान की रट सुन रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी में संविधान का गला घोंट दिया था। जब 84 के दंगों में सिखों के गले में टायर बांधकर जलाया जा रहा था तो इन्हें संविधान की नहीं सूझी। दरअसल संविधान का सवाल चुनाव में विपक्ष की तरफ से एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया गया था और उसकी असली वजह थी अब की बार 400 पार वाला नारा। 400 पार। उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था, और मैं अरविंद जी के आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर। लोकतंत्र में हर पार्टी अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों की चाहत रखती है, लेकिन बीजेपी पर हमला बोलने के लिए विपक्ष को मौका मिल गया। बीजेपी के ही कुछ नेताओं के बयान से उन नेताओं ने ये कहना शुरू किया कि 400 से ज्यादा सीटें इसलिए चाहिए कि संविधान को बदलना है। भारत का संविधान हमारी लोकतंत्र की सबसे पवित्र किताब है। आजादी के दीवानों और नए राष्ट्र निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले योद्धाओं ने इसे बहुत लंबी बहस और सोच विचार के बाद तैयार किया था। इस संविधान के निर्माण पर राष्ट्रीय आंदोलन का साया था, महात्मा गांधी का आशीर्वाद था और डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का विवेक लगा था। इसलिए जैसे ही संविधान बदलने की हल्की सी आहट सुनाई पड़ी कि विपक्ष ने पीएम मोदी की घेराबंदी तेज कर दी। क्योंकि हमारा लक्ष्य, सबका लक्ष्य इस संविधान को
बचाने का है, इस संविधान की रक्षा करने का है। अगर ये चला गया जो बीजेपी चाहती है, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, तो पहला काम इस किताब, इस संविधान की रक्षा करना है, क्योंकि यही आपका भविष्य है, यही आपका सपना है। विपक्ष के इन हमलों को पीएम मोदी ने संविधान के प्रति अपने रुख को साफ करने का जरिया बना दिया। सबसे पहले उन्होंने ये साफ करने की कोशिश की कि संविधान को कोई भी बदल नहीं सकता, कोई माने कोई भी नहीं। करोड़ों करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत आपदा झेली है, संकट झेली। ऐसे साथियों के लिए ही संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई। एक ऐसी व्यवस्था है जिसे कोई नहीं छीन सकता। और मेरा तो दावा है, खुद बाबा साहब आंबेडकर आकर के भी अब इसको नहीं छीन सकते। पहले चरण के चुनाव के समय दिए गए बयान के बाद पीएम मोदी संविधान को लेकर ही विपक्ष पर लगातार आक्रामक होते गए, बल्कि उन्होंने संविधान को ही एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। एनडीए गाड़ी वाले लगातार बाबा साहब आंबेडकर का, हमारे संविधान का भी अपमान कर रहे हैं। बाबा साहब धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे। पूरी संविधान सभा एक मत हुई थी कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। संविधान हर हिंदुस्तानी को उसकी गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। उसी संविधान से आरक्षण भी निकला है, जिसने पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज को वक्त के साथ बेहतर जिंदगी का जरिया दिया। कांग्रेस इस बार आरक्षण को लेकर बेहद आक्रामक रही। जातिगत गिनती के साथ वो आरक्षण की संवैधानिक सीमा को खत्म करने की बात कर रहे थे। हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। इनको जो करना है कर लें। ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, कोर्ट ने लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे और गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जितनी रिजर्वेशन की जरूरत है उतनी रिजर्वेशन हम देने जा रहे हैं। आरक्षण का मुद्दा इस देश में हमेशा से काफी अहम रहा है। संविधान निर्माण के साथ ही अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई थी। ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग लंबे समय तक हो रही थी, जिसे प्रधानमंत्री रहते वीपी सिंह ने 1990 में लागू किया, जिसके तहत ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान मिला। 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की। खास बात ये रही कि जहां वीपी सिंह को पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण देने का कोई फायदा नहीं हुआ, वहीं नरेंद्र मोदी को 2019 के चुनाव में इसका भरपूर फायदा मिला। पीएम मोदी ने इस चुनाव में भी आरक्षण को यूं ही आगे चलाते रहने की गारंटी दी, तो साथ ही अपने मतदाताओं को ये भी बताते रहे कि कांग्रेस आएगी तो आरक्षण में बंदरबांट कर देगी। हमारी संविधान सभा ने, बाबा साहब आंबेडकर ने, जो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय है, जिनको आरक्षण दिया, ये कांग्रेस वाले और उनके साथी वो सारे आरक्षण आपके खत्म करके अपनी वोट बैंक, जो वोट जिहाद की बातें करते हैं, उन मुसलमानों को दे देना चाहते हैं। ये
चुनावी घमासान सिर्फ आरक्षण के हक और हकदारों तक ही नहीं रुका, बल्कि इससे आगे संपत्ति का सवाल भी आ गया। दरअसल चुनाव के दौरान इस विवाद को हवा दे दी कांग्रेस के ओवरसीज प्रमुख रहे सैम पित्रोदा ने। कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैम पित्रोदा के बयान को बहुत बड़ा चुनावी विमर्श बना दिया। बात सिर्फ संपत्ति तक ही नहीं रुकी, बल्कि महिलाओं के मंगलसूत्र तक जा पहुंची। लेकिन इन सारे मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाकर और अपने भाषणों के फोकस में रखकर पीएम मोदी जनता का दिल जीतने में कामयाब रहे। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का केंद्र बिंदु विकास रहा है। अपनी योजनाओं के जरिए मोदी सरकार ने हर तबके को विकास की धारा में शामिल किया, हर तबके तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाया। इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार पर सख्त तेवर अपनाए। अपनी रैलियों में वो जनता को लगातार यही संदेश देते रहे कि भ्रष्टाचार को लेकर वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं। इसके अलावा उन्होंने परिवारवाद पर भी जमकर निशाना साधा। इन मुद्दों के सहारे जो संदेश वो जनता को देना चाहते थे, उसमें उन्हें कामयाबी मिली। चुनाव के वक्त विपक्ष के दो मुख्यमंत्रियों का रास्ता जनता के बीच न जाकर जेल तक पहुंच गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो इस्तीफा तक दे दिया था, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पद नहीं छोड़ा। साथ ही प्रचार के लिए उनको कुछ दिनों की जमानत भी मिल गई। लेकिन विपक्ष के ये मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। इनका आरोप है कि इन्हें फंसाया गया और पीएम मोदी ने इसको एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया कि वो किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। ये कुछ उसी तरह से है जैसे वीपी सिंह के लगाए आरोपों से कांग्रेस को नुकसान हुआ था, या फिर नरसिम्हा राव पर लगे आरोपों से कांग्रेस को नुकसान हुआ था, या फिर मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में तमाम घोटालों के आरोपों ने 2014 में कांग्रेस को 44 पर पहुंचा दिया था। कांग्रेस भी जानती थी कि भ्रष्टाचार का आरोप चिपका तो फिर छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो पीएम मोदी पर सवाल उठाने लगी। लेकिन चुनाव के नतीजों का निष्कर्ष यही है कि लोगों ने पीएम मोदी पर ही भरोसा किया है। उसी तरह मतदाताओं ने पीएम मोदी के इस आरोप पर भी पूरा यकीन किया कि विपक्ष परिवारवाद से त्रस्त है। कि विपक्षी दल बीजेपी पर भी परिवारवादी होने का आरोप लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवारों की पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। लेकिन चुनाव परिणामों को देखकर लगता है कि लोगों ने पीएम मोदी की दी हुई परिवारवाद की परिभाषा को ही सही माना। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक जिस पार्टी में पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार नेतृत्व करता है, वही वंशवाद है। उस हिसाब से कांग्रेस में राहुल गांधी चौथी पीढ़ी हैं, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव दूसरी पीढ़ी हैं, राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव दूसरी पीढ़ी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन दूसरी पीढ़ी हैं, टीएमसी में अभिषेक बनर्जी दूसरी पीढ़ी हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना में उद्धव ठाकरे दूसरी पीढ़ी हैं, जबकि तीसरी पीढ़ी भी तैयार हो रही है। डीएमके में स्टालिन दूसरी पीढ़ी है, जबकि तीसरी पीढ़ी भी तैयार हो चुकी है। उस पर से विपक्ष के पीएम मोदी पर बगैर परिवार के होने के आरोप ने मोदी के तेवर को और तीखा बना दिया। ये नरेंद्र मोदी
आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। बस मौका पाकर पीएम मोदी ने चुनावी चौका जड़ दिया और ये नारा देश भर में एक नए नैरेटिव के रूप में फैला दिया कि पूरा देश ही मेरा परिवार है, जिसके कारण मोदी का परिवार वाली बात घर घर तक फैल गई। इन सब के अलावा पीएम मोदी ने देश काल परिस्थिति के हिसाब से कई मुद्दों को बड़ा बना दिया। इंदिरा गांधी के जमाने में हिंद महासागर में जिस कच्छ तिबू द्वीप को श्रीलंका को दे दिया गया था, उसको भी पीएम मोदी ने चुनाव में एक बड़ा सवाल बनाया कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय भूखंड से कोई समझौता हो सकता है। ये यही कांग्रेस है जिसने भारत का एक द्वीप तमिलनाडु के पास कच्चा द्वीपो, एक टापू श्रीलंका को दे दिया था। इस देश विरोधी कुकृत्य को कांग्रेस बेशर्मी से जायज ठहरा रही है। कल ही कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा है, कच्चा द्वीप जो द्वीप है, कच्चा तिबू, वो टापू है, क्या वहां कोई रहता है? क्या रहता नहीं तो क्या दे देनी है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में वैसे सवालों को उठाया जो देखने में पहले साधारण से लगे, लेकिन वोटों पर उनकी असाधारण छाप देखने को मिली।